हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। श्रीलंका में पिछले कई महीनों से हालात बहुत ही नाजुक स्थिति में है। देश भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसी बीच वहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। हाल ही में तमिल कोस्ट गार्ड्स ने श्रीलंका की ओर से आ रहे कुछ लोगों को पकड़ा था। पूछताछ करने पर पता चला कि वो असल में श्रीलंका के नागरिक हैं और देश में चल रहे आर्थिक संकट से बचने के लिए इंडिया में शरण लेना चाहते हैं। श्रीलंका की परिस्थिति आज इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें भोजन, दवाइयाँ, दूध, बिजली इत्यादि जैसी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 1 केजी चावल 200 रुपीज़, 500 ml दूध 800 रुपीज़, एक गैस सिलेंडर 4200 रुपीज़, 1 किलो चीनी 200 रुपीज़ और 1 केजी मिल्क पाउडर का प्राइस 1600 रुपीज़ तक पहुँच चुकी है। ये सब आंकड़े श्रीलंकन रुपये में दी गई है। पेट्रोल डीजल की दामों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। पेट्रोल की कीमत 300 पार कर चुकी है और डीजल 230 रुपये पर लीटर तक पहुंच गई है। हालांकि वहां फ्यूल के स्टॉक्स पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर हैं। इन सब से परेशान होकर लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं और जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले प्रेसिडेंट हाउस के बाहर इतने वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले कि इसे कंट्रोल के लिए श्रीलंकन आर्मी को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस दौरान कई प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी किया गया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि बाद में वो कर्फ्यू को हटा दिया गया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की मांग थी कि वहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षा इस्तीफा दें। हालांकि वहाँ के सभी 26 मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप चुके हैं। लेकिन यहाँ हमें ये जान लेनी चाहिए कि श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 49 के मुताबिक जब तक प्रधानमंत्री कैबिनेट में मौजूद हैं तब तक कैबिनेट डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से राजापक्षा गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट को रीअरेंज करने की सभी मुमकिन प्रयास की गई पर सफल नहीं हो पाई। अब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसक होते जा रही है और लोगों की सरकार से नाराजगी साफ देखी जा सकती है। प्रोटेस्टर्स की एक ही मांग थी कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दें और आखिरकार 9 मई को प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षा ने अपना इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण आज श्रीलंका इस हालात में पहुंच गया है और लोगों का अपने रूलिंग गवर्नमेंट से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है? इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं बल्कि कई सारे कारण मौजूद हैं। 2018 तक श्रीलंका दुनिया भर में टूरिज्म क्षेत्र में वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस थे। यहाँ पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आया करते थे। सिर्फ 2018 की बात की जाए तो 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका घूमने आए थे। अप्रैल 2019 में हुए ईस्टर डे बॉम्बिंग से श्रीलंका पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। इस दौरान अलग अलग शहरों में 3 होटल्स और 3 चर्चों में भयानक बम धमाके हुए। इस बॉम्बिंग में लगभग 300 लोग मारे गए, जिसमें से 69 फॉरेनर्स भी शामिल थे, जिसके कारण श्रीलंका में टूरिस्ट की संख्या में काफ़ी कमी आई और फॉरेनर टूरिस्ट का यहाँ आना बहुत कम होने लगा। इस बम धमाके के पीछे 8 सुसाइड बॉम्बर शामिल थे और ये एक लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस घटना की वजह से श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और बता दें कि अकेले टूरिज्म से श्रीलंका की इकोनॉमी का 12 से 13% हिस्सा चलता था और इस घटना के कारण श्रीलंका की इकोनॉमी में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद मार्च 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक आया और हर देश में लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गई। इसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी पर असर तो पड़ा, पर अभी की हालातों के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसमें सरकार की भी कई सारी गलतियाँ हैं। 2019 में जब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्षा चुनाव जीतकर सरकार में आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे और इसके लिए उन्होंने VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स को आधा करने का फैसला लिया। इसके पीछे इनका मानना था कि अगर टैक्स कम होती है तो लोग ज़्यादा उपभोग करेंगे और ज़्यादा सामान परचेज करेंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इनकी लॉजिक तो सही थी पर ये काम नहीं कर पाई, क्योंकि दिसंबर 2019 से इन्होंने टैक्स तो आधा कर दिया था और 3 महीने बाद कोविड-19 की वजह से हर तरफ लॉकडाउन लग गई और इनका प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि लोग घर से निकलेंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसे परचेज करेंगे। इस वजह से भी सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ और ऊपर से सरकार को रेवेन्यू लॉस भी झेलना पड़ा और सरकार की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की मंशा सफल नहीं हो पाई। इन सब के बीच श्रीलंका की पब्लिक डेट बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई। 2019 में श्रीलंका के GDP का 94% डेब्ट में थी और 2021 में यह बढ़कर 119% तक चली गई थी। इसके बाद वहाँ के सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया जिसकी श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद करने में अहम भूमिका थी। वहाँ की गवर्नमेंट अचानक से कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट होने का फैसला लिया। उनका ये फैसला एक तरह से ठीक भी था और ऑर्गेनिक फार्मिंग तो होना भी चाहिए ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग से होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचा जा सके।
पर आपको ये जान लेनी चाहिए कि सही फैसले भी अगर गलत समय पर ली जाए तो बहुत घातक हो सकती है, और यही श्रीलंका के साथ भी हुआ। उन्होंने जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग को बंद किया, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई, क्योंकि आप एक बार में ही पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नहीं कर सकते हो ना। इसके लिए धीरे धीरे प्लानिंग के साथ काम करते हुए सफलता हासिल की जा सकती है। श्रीलंका चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर था, और इस फैसले के बाद चावल की प्रोडक्शन में इतनी कमी आ गई कि उन्हें चावल भी इंपोर्ट करना पड़ा। श्रीलंका में टी यानी चाय की अच्छी प्रोडक्शन होती थी, और इसे ये बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया करते थे, जो कि उनकी कमाई का एक बड़ा साधन था। पर सरकार की इस फैसले के कारण टी की प्रोडक्शन में इतनी कमी हो गई कि इसकी एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गई। इन सब के अलावा एक और मेजर रीजन है फॉरेन डेट, जो कि श्रीलंका की एक ऐतिहासिक प्रॉब्लम रही है, जिससे श्रीलंका काफ़ी पहले से सामना करती हुई आ रही है। साल 2017 में श्रीलंका के ऊपर $64 बिलियन का विदेशी कर्ज था, और इसकी भुगतान में सरकार की रेवेन्यू का 95% हिस्सा जाता था। अब कर्ज की बात हो रही है और चीन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, इसी पॉलिसी के तहत चीन किसी भी देश को उसकी औकात से ज़्यादा कर्ज देता है, और जब बाद में वह देश उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है तो उसके ज़मीन को हथिया लेता है, जिसका जीता जागता उदाहरण श्रीलंका का ही हम्बनटोटा बंदरगाह है, जिसे बनाने के लिए चीन ने श्रीलंका को $1.3 बिलियन का कर्ज दिया था। और जैसा कि चीन चाहता था, श्रीलंका कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहा, और लोन रिपेमेंट के लिए उसे हम्बनटोटा बंदरगाह का 70% हिस्सा बेचना पड़ा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसे खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि एक चाइनीज कंपनी चाइना मर्चेंट ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड थी। आजकल हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी चीन की ओर नज़दीकी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपने CPEC के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान चीन से भारी कर्ज लेकर बना रहा है। अगर पाकिस्तान इसी तरह चाइना से कर्ज लेता रहा तो पाकिस्तान की हाल भी श्रीलंका की तरह होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, ये तो दूसरी टॉपिक है, इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण आज श्रीलंका की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग हिंसा पर उतर चुके हैं। हर जगह सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और यही सब वजहों के कारण सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, और अब वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी रिजाइन कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने श्रीलंका की आज की स्थिति और इसके पीछे के कारण को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।